कमा रहे थे, इसलिए हो गया एसेट। अब दूसरी बात है डेप्रिसिबल है या नहीं है, तो वो रेंडरिंग ऑफ सर्विस के पर्पज से रखा गया। और तुम्हें लग रहा है कि 5 साल बाद ये चेंज कर देंगे, हम कर देते हैं क्योंकि इनोवेशन लाना पड़ता है, बार बार कोई थोड़ी सुनता रहेगा लोग 5 साल तक। तो इसका मतलब वो म्यूजिक तुम्हारे लिए कितनी लाइफ रखता है, 5 साल, इसको डेप्रिसिएट कर देंगे। इंटेंजिबल एसेट है वो आपका, लिख दो उसके नीचे इंटेंजिबल एसेट है। डेप्रिसिएशन तो लगेगा AS26 में लगेगा, जिसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अब आगे देखें कितने पॉइंट हो गए, तो ये 8वां है। डेप्रिसिएशन लगना कब से शुरू होता है, तो अगर हम बात करें इन अकाउंट्स, कब से, नहीं खरीदने से नहीं होता, पुट टू यूज से होता है, रेडी टू यूज से होता है यार। अकाउंट में रेडी टू यूज से होता है और टैक्स में पुट टू यूज से होता है। परचेस कहीं नहीं होता, किसने बताया था?
लिख लिया? लिख लिया क्या? थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। हो गया इतना? ठीक है, देखें, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हमने लिखा कि डेप्रिसिएशन कब से लगना शुरू होगा। तो अकाउंट में कब से लगना शुरू हो जाता है? हाँ, जब एसेट रेडी टू यूज हो जाए, चाहे आप उसको यूज करें या ना करें। मतलब आप तैयार मशीन लेके आए हैं, इंस्टॉल करा दी, डेप्रिसिएशन लिखना शुरू हो जाएगा, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। ठीक है, ध्यान रखना, इससे पूछा गया था क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि एसेट खरीदा गया है, तैयार रखा है, लेकिन रॉ मटेरियल ना आने की वजह से हमने एसेट को यूज नहीं कर पाया, तो क्या डेप्रिसिएट करें? तो हम बोलेंगे हाँ, वो रेडी टू यूज से डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाता है, चाहे आप यूज करें या ना करें। क्योंकि वैल्यू डेप्रिसिएशन के कारण आप जब समझोगे कि किन वजह से लगता है, तो उसमें एक आता है एफ्लक्स ऑफ टाइम, समय का निकल जाना। अगर एक कार तुमने खरीदी है और तुम नहीं चला रहे हो, वो 15 साल तक खड़ी है, तो भी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, चाहे आपने उसको यूज़ किया हो या ना किया हो, क्योंकि उतने समय बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से ऑब्सलीट हो जाती हैं, या एफ्लेक्शन ऑफ टाइम। अब नई गाड़ी खरीदे लो, मत यूज़ करो, 3 साल तक होल्ड करके रखो, मत यूज़ करो, फिर आप बेचोगे तो बिक जाएगी उतनी कीमत में जितने में आपने खरीदी, नहीं बिकेगी, क्योंकि 3 साल पुरानी मानी जाएगी वो, चाहे आपने कितनी भी कम यूज़ की हो। तो इसलिए अगर एसेट नहीं भी यूज़ हुआ है, तैयार है वो, लेकिन यूज़ नहीं हुआ है, तो भी हम उस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। क्या क्लियर है बात? डेप्रिसिएशन कब लगना बंद हो जाएगा? तो ये दूसरा वाला पॉइंट देखें पहले, व्हेन एसेट इज रिटायर्ड या डिस्कार्डेड फ्रॉम इट्स एक्टिव यूज। आपके पास, मान लें आपके पास एक प्लांट मशीनरी थी जिससे सीडी बनाते थे आप, डीवीडी बनाते थे आप, और आपने वो खरीदी थी कितने रुपए में? 50 लाख में। मतलब और खरीदी होगी जितने में भी WDV 50 लाख बची है। अब मार्केट में सीडी और डीवीडी बिकना क्या हो गई? बंद हो गई। तो क्या उस मशीन को अब आप यूज कर रहे होंगे? आपने उसको हटा दिया होगा कि अब इसका कोई काम नहीं है, और जब भी बिक पाए कबाड़ के भाव बेच देंगे। किस भाव बिकेगी वो? कबाड़। या ऐसा हो जाए कि उसके अंदर कुछ चेंज करके उसको दूसरी मशीन में कन्वर्ट किया जा सके, तो कुछ ठीक ठाक वैल्यू मिल भी जाएगी। तो यह सुनना क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन लगना कब से बंद हो जाएगा? तो व्हेन एसेट इज रिटायर्ड और डिस्कार्डेड फ्रॉम इट्स एक्टिव यूज, जब हमने एक्टिव यूज से हटा दी,
यूज़ करना बंद कर दी, कबाड़ के रूप में रखी हुई है, जब भी सही कीमत मिलेगी हम बेच देंगे, तो आज के बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। फिर जो ये बात लिखी है, तो इस केस में फिर होगा क्या? ये सब आईपीसीसी या सीए फाइनल में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है? तो हर बात बिल्कुल ध्यान से समझना है, तो इतना ना लिखवाता मैं तुम्हें, जो भी लिखा हुआ है वो तुम्हें सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में मिल ही जाएगा। सो व्हेन एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, इट इज शोन इन बैलेंस शीट एज एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल। उसको हम ऐसा दिखाते हैं कि एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल है। क्या अब ये फिक्स एसेट बचा? क्या इसे हेल्ड किया गया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स? क्या इसे हेल्ड किया जा रहा है फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस? नहीं, इसे हेल्ड किया गया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, लेकिन अभी ये प्रोडक्शन के लिए हेल्ड करके नहीं रखा गया है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि इट विल नीदर बी ट्रीटेड एज पीपी, मतलब ना तो इसे फिक्स एसेट मानेंगे और ना ही इसे इन्वेंट्री मानेंगे। क्यों? बेचने के लिए रखें, क्यों नहीं इन्वेंट्री मानेंगे? इन्वेंट्री की डेफिनेशन का पहला पॉइंट याद है तुम्हें? एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या हमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते हैं? इन्वेंट्री भी नहीं हुई। और क्या ये हेल्ड फॉर प्रोडक्शन रखी है? तो वे फिक्स एसेट भी नहीं हुई। तो ना तो इसे हम फिक्स एसेट मानेंगे, ना ही हम इसे इन्वेंट्री मानेंगे। इसको हम फिक्स एसेट और इन्वेंट्री के बीचों बीच बैलेंस शीट बनती है, फिक्स एसेट लिख देते, फिर यहाँ कहीं इन्वेंट्री आता है, बीचों भी लिख देंगे एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल। और अब चूंकि आप इसको बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो इसकी वैल्यूएशन होगी कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, क्योंकि आप इसको क्या करने वाले हैं? बेचने वाले हैं। यही मैंने इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल के संबंध में समझाया था कि जब तक नहीं बेचना है हमें एनआरबी से कोई मतलब नहीं, अगर लग रहा है कि बेचना है तो एनआरबी लेनी पड़ेगी। जैसे फिनिश गुड्स को हम हमेशा किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट टू एनआरबी विच एवर इज लोअर, क्योंकि बेचना है हमें, मार्केट प्राइस से फर्क पड़ता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि एनी लॉस ऑन वैल्यूएशन विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया कि WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिटायर्ड फ्रॉम यूज, जिसको हमने एक्टिव यूज से हटा दिया है, ठीक है? उसकी WDV 50 लाख थी और आज उसकी NRB कितनी है? 10 लाख। मतलब कबाड़ में बिके, थोड़ा सा ठीक कंडीशन में, इसलिए 10 लाख रुपए में मिल जाएंगे, है ना? अब कितनी कबाड़ में बिक रही है, हो सकता है इसका कोई और यूज होने वाला हो, इस वजह से बिक जाएंगे। तो 10 लाख में बिक जाएगी, तो कितने का लॉस हो जाएगा? हमें 40 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? P&L में। और अब बैलेंस शीट में कितने रुपए में दिखेगी बताओ? किस नाम से? एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल। कितने रुपए में? 10 लाख। क्या किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एक पॉइंट छोड़ा है मैंने, है ना? यहाँ तक बता दो पहले, जो नहीं बताया उसके लिए। तो बोले इसको, यहाँ से बोले कब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है? रेडी टू यूज। कब खत्म हो जाता है? दूसरा वाला पॉइंट, व्हेन एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। तो रिटायर होने के बाद उसकी क्या स्थिति बनती है? क्या वो इन्वेंट्री है? क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बिकना है। क्या वो पीपी है? नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए या रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए नहीं रखी गई है। तो ना तो इन्वेंट्री है, ना ही फिक्स एसेट। उसको हम सीधे दिखाएंगे एसेट हेल्ड फॉर सेल। और किस वैल्यू पे? कॉस्ट ऑफ एनआरबी विच एवर इज लोअर। अगर लोअर पे दिखा रहे हैं और 10 लाख पे दिखा रहे हैं हम, तो 40 लाख का नुकसान हो जाएगा, जो कहाँ चार्ज किया जाएगा? P&L अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। कोई भी डाउट? और इसमें एक वर्ड और आया था कि इन फॉलोइंग केसेस डेप्रिसिएशन विल सीज टू अप्लाई। डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। इसको आराम से देखते हैं। व्हेन रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट एक्सीड इट्स WDV। बस इसको एक बार बोल के देख लो, मैं जो भी आगे पढ़ाने वाला हूं उसमें ये कवर हो जाएगा, ठीक है? अभी 15 मिनट के अंदर ही अंदर ये लाइन कवर हो जाएगी। इसमें बस इतना लिखा है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि एसेट की स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा हो जाए, मान लो WDV है कुछ भी 4 लाख ले लिया, कुछ भी ले लो 20,000, और जो एसेट है उसकी 50,000 या कुछ भी ले लो, 28,000, कुछ भी ले लो, कोई मतलब उसकी स्क्रैप वैल्यू 28 है, WDV 20 बची है। पहले तो ये समझने में मुश्किल होगी कि ऐसा कैसे हो गया। वो सब मैं आगे की सीरीज से समझा रहा हूँ तुम्हें, जो भी एग्जाम्पल लूंगा आगे वो सब बात कवर होगी। लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू 28 है और मान लो WDV भी 28 है, तो आज के बाद डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि जितना घिसना था घिस गई। और वो सिचुएशन इमेजिन करो जहां स्क्रैप वैल्यू
ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, ऐसा हो जाए कि तुमने डेप्रिसिएशन जो लगाया, जब लगाया था तब तुमने सोचा था कि स्क्रैप वैल्यू बचेगी 10,000, तो ठीक से बता देना, सुनना, कॉस्ट है 1,00,000, ठीक है, और तुमने इस पे डेप्रिसिएशन लगा रखा है 90,000, क्योंकि तुम्हें लगा था कि इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप कितनी होगी, 10,000, और मान लो ऐसा करते करते 80,000 का डेप्रिसिएशन तुम लगा चुके हो, अभी 10,000 का लगना बाकी। बाद में तुमने री एस्टिमेट करा कि स्क्रैप वैल्यू 10 नहीं बचेगी, 25 बचेगी, अब क्या करो, क्या अब भी 10,000 पे डेप्रिसिएशन लगना बाकी है, नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा, इनफैक्ट तुम ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। इस बात को मैं सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ी देर से समझा देता हूँ, है ना, वो बात आधी निकली थी इसलिए मैंने बस कंप्लीट कर दी है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है, अब भी समझा दूंगा, ये तुम लिख, ऐसा लिख लेना, है ना, तुम्हें प्रेजेंटेशन दिमाग में होनी चाहिए कैसे हो रहा है। लिख लिया, 9th पॉइंट है, 10वां था ये, 11वां पॉइंट है, कंपोनेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, कंपोनेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन।